हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइज़र। तो आज हम 17 नवंबर का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। आई नो कि न्यूज़पेपर अपलोड करने में बहुत लेट हो जा रहा है, बट बिलीव मी मेरा शेड्यूल बहुत बिजी चल रहा है, सो प्लीज़ कोऑपरेट फॉर फ्यू डेज़। तो यहाँ पर हम फर्स्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। एनसीआर स्कूल्स कॉलेजेस शट, कंस्ट्रक्शन एट अ हॉल्ट टिल नवंबर 21। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो सीवियर कैटेगरी में जा चुका है। तो उसके बाद यहाँ पर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो स्कूल्स और कॉलेजेस उनको बंद किया कर दिया गया है। जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है उनके ऊपर हॉल्ट लगा दिया गया है, एक्सेप्ट वर्क रिलेटेड टू द रेलवेज, मेट्रो, एयरपोर्ट, बस टर्मिनल्स। और इसके अलावा यहाँ पर जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है उसने आसपास के स्टेट्स को भी यहाँ पर डायरेक्ट किया है, जो कि एनसीआर रीजन में फॉल होते हैं, कि आप भी कोशिश करो कि 50% जो यहाँ पर स्टाफ है वो वर्क फ्रॉम होम करने की कोशिश करे, ताकि यहाँ पर जो व्हीकुलर एमिशन है वो कम हो सके। इसके अलावा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं कि एंटी स्मॉग गन्स की लगाने की कोशिश की जाएगी, वाटर स्प्रिंकलिंग यूज़ किया जाएगा, डस्ट सप्रेसेंट्स यूज़ किए जाएंगे, ताकि यहाँ पर जो एयर पोल्यूशन है वो थोड़ा कम हो सके। यहाँ पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन हुआ, तो लखनऊ गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो पीएम मोदी लॉन्च द लखनऊ गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ट्यूसडे, ही लैंडेड इन अ मिलिट्री ट्रांसपोर्ट। तो ये आपको दिख रहा होगा C-130J, ये है मिलिट्री ट्रांसपोर्ट। आगे हम चलते हैं। करतारपुर कॉरिडोर को वापस से खोला जा रहा है। तो अहेड ऑफ गुरपर्व द सेंटर ट्यूसडे अनाउंस्ड दैट द करतारपुर साहिब कॉरिडोर विल बी रीओपन फ्रॉम नवंबर 17। तो अब जो पिलग्रिम्स है वो विजिट कर सकते हैं द शेख श्राइन इन पाकिस्तान। यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को लेकर बिल आने वाला है। विंटर सेशन में मोस्ट प्रोबेबली ये बिल आ जाएगा। तो वर्ल्ड ओवर रेगुलेटर्स आर ट्राइंग टू कैच अप विद द रैपिडली एक्सपेंडिंग क्रिप्टो करेंसी मार्केट। तो यहाँ पर जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है वो काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंड कर रहा है, तो उसको रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर दोनों ही फाइनेंशियल रेगुलेटर्स इंडिया में आरबीआई और सेबी बोल चुके हैं ये बात कि जो वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है क्रिप्टो करेंसी में, तो इससे मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर डेंजर हो सकते हैं। तो बहुत जल्दी ज़रूरत है हम इसको रेगुलेट करें। तो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेशन को लेकर जो भी बात आएगी, जो भी बिल आएगा, उसको जो भी प्रोविजंस आएंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे। अभी तो ऐसा कोई प्रोविजन यहाँ पर बात की नहीं गई है उसकी। यहाँ पर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की बात की गई है, तो हम देख लेते हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्या होता है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ब्रॉडली डील्स विद टू एस्पेक्ट्स। पहला स्पाइंग और एस्पियोनेज, और दूसरा ये कि गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन किसी को डिस्क्लोज करना। तो यहाँ पर जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है ये बेसिकली दो एस्पेक्ट्स को डील करता है। पहला स्पाइंग, दूसरा यहाँ पर गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर देना। जो यहाँ पर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है वो ये नहीं बताता है कि क्या सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, तो इट डज नॉट डिफाइन द सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली मैनुअल ऑफ डिपार्टमेंट सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करती है किसी भी डॉक्यूमेंट को सीक्रेट क्लासीफाई करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर जो सीक्रेट क्लासीफाई की जाती है इन्फॉर्मेशन वो गवर्नमेंट के द्वारा की जाती, कोई भी यहाँ पर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन नहीं है। जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ऑफिशियल कोड, पासवर्ड, स्केच, प्लान, मॉडल, आर्टिकल, नोट, डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन। अगर यहाँ पर कोई भी पर्सन गिल्टी फाइंड किया जाता है कि उसने ऑफिशियल सीक्रेट कोड को वायलेट किया है, तो उसको 14 साल का इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है, या तो फाइन या तो दोनों चीज़ें, इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों चीज़ें हो जाती हैं। बैकग्राउंड क्या है, ओएसए की रूट्स कहाँ से है, तो ओएसए की जो रूट्स हैं वो ब्रिटिश कॉलोनियल एरा में है। इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1889 वाज ब्रॉट इन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ, अब यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने बेसिकली ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लेकर आए थे, ताकि यहाँ पर जो न्यूज़पेपर्स हैं, जो बहुत सारी लैंग्वेजेस में यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स एट्रोसिटीज़ करते थे उसके बारे में यहाँ पर लोगों को ना पता चले, उसके चलते ही यहाँ पर ब्रिटिशर्स ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लेकर आए थे। तो द इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1889 वाज ब्रॉट इन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मजलिंग द वॉइस ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स दैट हैड कम अप इन सेवरल लैंग्वेजेस एंड वर अपोजिंग द ब्रिटिश पॉलिसीज़। तो यहाँ पर वही न्यूज़पेपर ब्रिटिशर्स के बारे में बोलते थे कि ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ ऐसी है, हमारे ऊपर इतने एट्रोसिटीज़ कर रहे हैं, तो उसके चलते यहाँ पर न्यूज़पेपर्स की आवाज़ दबाने के लिए ब्रिटिशर्स ये एक्ट को लेकर आए थे। फिर एक्ट को अमेंडमेंट किया गया और इसको और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट बना दिया गया इन द फॉर्म ऑफ इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1904, और एक कर्जन के एरा में ऐसा किया गया था। 1923 में इसका और न्यूअर वर्जन लेकर आए इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। उसके बाद एक्सटेंड कर दिया गया इसको टू ऑल मैटर्स ऑफ सीक्रेसी कॉन्फिडेंशियलिटी इन गवर्नेंस इन द कंट्री। अब इसमें क्या क्या इशू इन्वॉल्व है। पहला ये कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के साथ कन्फ्लिक्ट में आता है। तो जहाँ पर राइट टू इन्फॉर्मेशन बात करता है कि यहाँ पर लोगों को आपको प्रोएक्टिवली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, यहाँ पर जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ये बोलता है कि यहाँ पर लोगों को आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करनी है। तो इट हैज़ ऑफन बीन आर्ग्यूड दैट द ओएसए इज इन डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट विद द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। लेकिन जो सेक्शन 22 है आरटीआई एक्ट का, वो ये बोलता है कि यहाँ पर कभी भी अगर कन्फ्लिक्ट होता है आरटीआई और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में, तो यहाँ पर जो आरटीआई एक्ट होगा वो सुपरसीड कर जाएगा। सो इफ़ देयर इज़ एनी इनकन्सिस्टेंसी इन ओएसए विद रिगार्ड टू फर्निशिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, इट विल बी सुपरसीडेड बाय द आरटीआई एक्ट। तो यहाँ पर जो आरटीआई एक्ट है बेसिकली उसकी यहाँ पर ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी।
हाउएवर अंडर सेक्शंस 8 एंड 9 ऑफ द आरटीआई एक्ट जो गवर्नमेंट है वो इन्फॉर्मेशन देने को मना कर सकती है। तो यहाँ पर अगर कभी आरटीआई और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट्स में अगर कभी कन्फ्लिक्ट हुआ तो यहाँ पर जो आरटीआई एक्ट है उसकी ज़्यादा प्रेफरेंस होगी, लेकिन जो सेक्शन 8 और 9 है आरटीआई एक्ट का वो ये बोलता है जो गवर्नमेंट है वो इन्फॉर्मेशन देने से मना कर सकती है। तो इफेक्टिवली द गवर्नमेंट क्लासीफाइज अ डॉक्यूमेंट एज सीक्रेट अंडर ओएसए, तो यहाँ पर कभी गवर्नमेंट किसी डॉक्यूमेंट को सीक्रेट क्लासीफाई कर देती है अंडर ओएसए तो उस डॉक्यूमेंट को आरटीआई के एम्बिट से बाहर रखा जा सकता है। तो गवर्नमेंट जब चाहे यहाँ पर सेक्शन 8 और 9 को इन्वोक कर सकती है और इन्फॉर्मेशन देने से मना कर सकती है। आई होप आपको समझ आ गया हो। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट हमने पढ़ लिया, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बस डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने ये बात बोली है स्टेट गवर्नमेंट का एम है कि दिल्ली की पर कैपिटा इनकम को यहाँ पर सिंगापुर के लेवल पर लाया जाएगा बाई 2047। गवर्नमेंट बेसिकली प्राइवेट व्हीकल्स को कर्व करने की कोशिश कर रही है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर असम और मेघालय का ये कहना है जो भी इनके बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं ये साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। तो बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन असम एंड मेघालय विल बी सेटल्ड इन एटलीस्ट 6 एरियाज बाय द एंड ऑफ द ईयर। तो दोनों चीफ मिनिस्टर्स का ऐसा कहना, और ये करना बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि डिस्प्यूट की वजह से बहुत फ्लेयर अप होते रहते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों की जान चली जाती है, पुलिस पर्सनल की जान चली जाती है। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाए, और अगर ये लोग अपना डिस्प्यूट सॉल्व कर लेते हैं तो बेसिकली एक एग्जाम्पल सेट कर देंगे बाकी स्टेट्स के लिए कि आप भी अपना डिस्प्यूट कैसे सॉल्व कर सकते हो। इसमें कुछ नई बात नहीं थी। यहाँ पर ये बोला गया जो ऑडिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑडिट पार्ट ऑफ वैल्यू एडिशन है। तो ये बात किसके रेफरेंस में बोली गई, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग सेट ऑफिशियल शुड गिव ऑल डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने बेसिकली ये बोला कि कैग को सारे डॉक्यूमेंट्स देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम सारे डॉक्यूमेंट्स देंगे, अगर ऑडिटिंग होगी तभी हमें पता चलेगा कि कहाँ कमियाँ रह गई, कहाँ हमने ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया। तो ऑडिटिंग बहुत ज़रूरी होती है और ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यू एडिशन का एक पार्ट होता है। व्हेन आई वॉज द चीफ मिनिस्टर, तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने बातें बताई कि जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब भी वो चाहते थे कि ऑडिटिंग बहुत अच्छे से हो, और अभी भी उनका मेन एम यही है कि ऑडिटिंग अच्छे से हो, क्योंकि जो कैग होता है वो बेसिकली आपकी परफॉर्मेंस को एक आउटसाइडर व्यू पॉइंट देता है कि कहाँ पर आपके एक्सपेंसेस कम हो सकते थे, कहाँ पर आपको ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत थी। अब हम आगे चलते हैं। बाकी मैंने आपको बताया था यहाँ पर एक ऑफ बजटिंग की प्रॉब्लम होती है। तो पिनाराई ऑन कैग रिपोर्ट मूव टू डिस्क्रेडिट KIIFB। तो बेसिकली ऑफ बजटिंग का क्या मतलब होता है, तो यहाँ पर जो केरला की गवर्नमेंट थी उसने एक कंपनी बना दी और वो कंपनी यहाँ पर लोन लेने लग गई, ठीक है। तो ये जो कंपनी यहाँ पर बोरोइंग्स ले रही है वो सरकार के फिस्कल डेफिसिट में नहीं दिखेगा, और इसी को बोलते हैं ऑफ बजट, जो कि यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट में नहीं दिखता, लेकिन अल्टीमेटली वो पे तो सरकार को ही करना पड़ेगा। तो ये वाली जो बजटिंग है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर होता है उसको ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलती है कि कहाँ पर जो सरकार है बोरोइंग कर रही है, क्योंकि जो बोरोइंग है ये फिस्कल डेफिसिट में नहीं दिखती है, बजट में नहीं दिखती है। तो डेज आफ्टर द कैग ऑफ इंडिया वार्न्ड अबाउट द डेट ट्रैप कॉज्ड बाय द ऑफ बजट बोरोइंग्स बाय द केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड। तो यहाँ पर पिनाराई विजयन जी का ये कहना है कि एजेंसी जो है डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रही है KIIFB को, पर ये बात इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ऑफ बजटिंग क्या होता है। आगे चलते हैं, यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जजमेंट ये दिया है जो राइट टू अ मीनिंगफुल फैमिली लाइफ है वो पार्ट होता है राइट टू लाइफ का। तो ये अगर कभी आएगा कि राइट टू मीनिंगफुल फैमिली लाइफ किसका पार्ट है, तो ये ऑफकोर्स अगर आपने नहीं भी पढ़ा होता तो आप इतना टिक कर सकते थे कि ये राइट टू लाइफ का ही पार्ट होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट ये बोला है जो वेलफेयर स्टेट है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी कि जो भी लोग यहाँ पर भूख से मर रहे हैं उनको खाना प्रोवाइड करना। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को बोला है कि आप एक यहाँ पर कोई स्कीम लेकर आओ स्टेट्स के साथ कंसल्ट करके, और कम्युनिटी किचन्स बनाने की बात की है ताकि किसी की भी स्टारवेशन की वजह से डेथ ना हो। इन कंसल्टेशन विद द स्टेट्स टू सेटअप कम्युनिटी किचन्स अक्रॉस द कंट्री टू प्रिवेंट स्टारवेशन डेथ्स। और ये वेलफेयर स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यहाँ पर हर इंसान को फूड प्रोवाइड होना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर कम्युनिटी किचन्स बनाने की बात की गई है। तो जब बनेंगे हम देख लेंगे। अब यहाँ पर जस्टिस कृपाल, ये क्या हम देख लेते हैं। सौरभ कृपाल, इनको ये पहले ओपनली गे जज हैं जिनको यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट में प्रमोशन कर दिया गया। तो आफ्टर अ लॉन्ग डीले ऑफ 4 years सुप्रीम कोर्ट कलेजियम हेडेड बाय चीफ जस्टिस NV रमना हैज फाइनली रिकमेंडेड एडवोकेट सौरभ कृपाल्स एलिवेशन एज दिल्ली हाई कोर्ट जज। तो बेसिकली इससे पहले ये एडवोकेट थे, अब ये दिल्ली हाई कोर्ट के जज बन गए हैं। पिछले 4 साल से इनके अपॉइंटमेंट पे ऐसा चल रहा था कि अपॉइंटमेंट करना है नहीं करना है, लेकिन फाइनली यहाँ पर जो कलेजियम है कलेजियम ने रिकमेंडेशन दे दी। अब गवर्नमेंट अगर इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लेती है तो ये दिल्ली हाई कोर्ट के जज बन जाएंगे, और ये फर्स्ट ओपनली गे जज होंगे इंडिया के। तो इफ़ द गवर्नमेंट डज नॉट डीमर द डिसीजन विल नॉट क्लियर द पाथ द डिसीजन विल क्लियर द पाथ फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट ओपनली गे जज। तो यहाँ पर आपको इनका नाम पता होना चाहिए, सौरभ कृपाल।
अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज कर रखा है सेक्शन 377, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर सोसाइटी के कुछ स्टीरियोटाइप्स होते हैं, बाइसेस होते हैं, जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स देखने की मिलती है, इंक्लूसिव नहीं हो पाती हैं चीज़ें। तो इन नवतेज जौहर एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था जो चॉइस है एलजीबीटी पर्सनस की, वो किसी के साथ भी सेक्सुअल रिलेशनशिप रखें, इसके अलावा सेम सेक्स के साथ रखें, तो वो उनकी पर्सनल चॉइस है, वो उनकी ऑटोनमी, उनका सेल्फ डिटर्मिनेशन है, वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी बातें की गई थी। तो आपको जजमेंट पता होना चाहिए कि नवतेज जौहर एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हमें ज़रूरत है अपने देश में इंक्लूसिवनेस लाने की। इंक्लूसिवनेस सिर्फ जेंडर के टर्म्स में नहीं कि यहाँ पर विमेन का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, बल्कि यहाँ पर सेक्शुअल ओरिएंटेशन के टर्म्स में भी यहाँ पर इंक्लूसिवनेस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ पर जो जुडिशरी है वो बेसिकली पहला ऐसा स्टेप बनना चाहिए जो कि इंक्लूसिव बने, उसके बाद ही यहाँ पर जो ट्रिकल डाउन होकर लोगों के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अब यहाँ पर जब इंडिया का फर्स्ट ओपनली गे जज है तो उसके बाद लोगों को पता चलेगा, लोग ज़्यादा एक्सेप्ट करने लगेंगे। तो यहाँ पर लोगों में एक्सेप्टेंस बढ़ाने के लिए ज़रूरत है कि यहाँ पर जो जुडिशरी वो पहला स्टेप ले। द बॉल इज़ नाउ इन द गवर्नमेंट कोर्ट। अब ये गवर्नमेंट के ऊपर है कि गवर्नमेंट जो है वो एक्सेप्ट करती है अपॉइंटमेंट को, नहीं करती है। तो इट हैज़ नो बिजनेस इन ऑब्जेक्टिंग टू किरपाल्स चॉइस ऑफ पार्टनर एंटायरली अ पर्सनल मैटर। तो यहाँ पर जो जिसका पार्टनर है वो उसकी पर्सनल चॉइस है, इसमें गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने का कोई मतलब नहीं है। तो इट मस्ट रिस्पेक्ट द कलेजियम्स डिसीजन। तो यहाँ पर जो कलेजियम ने डिसीजन दिया है कि इनको दिल्ली हाई कोर्ट जज की तरह एलिवेट कर देना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट डिसीजन लेती है तो वो हम देख लेते हैं। बाकी आपको पता हो जाना चाहिए कि सौरभ कृपाल कौन है। तो वो इंडिया के फर्स्ट ओपनली गे जज है। बाकी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर मनु भंडारी जी की डेथ हो गई है, तो उनके कुछ वर्क्स के बारे में हम देख लेते हैं। तो यही सच है, आपका बंटी, स्त्री सुबोधिनी, तीसरा हिस्सा एंड नायक खलनायक विदूषक। ट्रांसफर्स एंड ट्रांसपेरेंसी। जस्टिस संजीव बैनर्जी, ये चीफ जस्टिस संजीव बैनर्जी जो है इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। पहले ये मद्रास हाई कोर्ट के थे, लेकिन अब इनको ट्रांसफ़र करके मेघालय हाई कोर्ट में कर दिया गया है। जो मद्रास हाई कोर्ट की सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो है 75 जजेस, और जो मेघालय हाई कोर्ट की सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो है सिर्फ 4 जजेस। तो ऐसा माना जा रहा है कि हार्डशिप पोस्टिंग की गई है, कि उन्होंने कुछ ऐसे जजमेंट्स दिए जिनकी वजह से इनकी हार्डशिप पोस्टिंग की जा रही है। तो डज दिस नॉट अपीयर टू बी बेनिशमेंट? ऑफकोर्स यहाँ पर जो हाई कोर्ट जजेस हैं, कहीं का भी हाई कोर्ट जज है तो सेम प्रिविलेजेस और पावर्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर जब 75 की स्ट्रेंथ है और दूसरी तरफ सिर्फ यहाँ पर 4 की स्ट्रेंथ है, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हार्डशिप पोस्टिंग दी जा रही है इनको। तो यहाँ पर प्रोसेस में और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आने की ज़रूरत है कलेजियम के प्रोसेस में, जो कि यहाँ पर जो ट्रांसफर से रिकमेंड किए जाते हैं। जो आर्टिकल 222 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये बोलता है कि ट्रांसफर ऑफ जजेस कैसे होने चाहिए। तो आर्टिकल 222 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ जजेस एंड स्टेट्स दैट प्रेसिडेंट जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके यहाँ पर जो जज है उसको ट्रांसफर कर सकता है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में। तो ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। उसके बाद यहाँ पर 3 जजेस केस हुए, और इस चीज़ को कैसे मोल्ड किया गया वो भी हम देखते हैं। तो दिस आर्टिकल हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू एक्सटेंसिव जुडिशियल रिव्यू एंड इंटरप्रिटेशन एंड रिकॉर्डिंग द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। अब 1970s में क्या होने लगा था? 1970s में ये होने लगा था जो CGI है, तो जैसे आज हम देखते हैं कि जो सीनियर मोस्ट जज होता है उसे CGI बनाया जाता है, लेकिन 1970s में ऐसा नहीं चल रहा था। बहुत सारे यहाँ पर जो सीनियर मोस्ट जज हैं उनको सुपरसीड करके किसी और को यहाँ पर CGI बना दिया जाता था। तो उसके बाद यहाँ पर जजेस केस आना शुरू हुए। तो पहले फर्स्ट जजेस केस आया, उसके बाद सेकंड जजेस केस आया। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड जजेस केस में ये बोला गया था कि यहाँ पर जो कंसल्टेशन वर्ड है कलेजियम सिस्टम में, यहाँ पर जो कंसल्टेशन वर्ड है, तो कंसल्टेशन का मतलब ये होगा कंकरेंस, कि यहाँ पर CGI से कंकरेंस होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर जो CGI का ओपिनियन होगा वो सिर्फ CGI का ओपिनियन नहीं होगा। सेकंड जजेस केस में ये बोला था कि CGI के साथ यहाँ पर 2 और सीनियर मोस्ट जजेस का ओपिनियन होगा, और थर्ड जजेस केस में ये बोला था कि CGI के साथ 4 और सीनियर मोस्ट जजेस का ओपिनियन होगा। तो यहाँ पर जो ओपिनियन दिया जाएगा प्रेसिडेंट को वो सिर्फ CGI का ओपिनियन नहीं होगा, वो बेसिकली 4 सीनियर मोस्ट जजेस से और भी ज़्यादा ओपिनियन लेकर उसके बाद यहाँ पर प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन दी जाएगी। आगे हम चलते हैं। दिस केस ऑल्सो हेल्ड दैट द पावर ऑफ ट्रांसफर कैन बी एक्सरसाइज्ड। और यहाँ पर अगर किसी जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जा रहा है तो वो तभी किया जाएगा अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में हो, ताकि यहाँ पर जो जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन है वो ज़्यादा अच्छे से हो सके। तो यहाँ पर अशोक रेड्डी केस में ये बात बोली गई थी कि अब यहाँ पर जो ट्रांसफ़र है तो ट्रांसफ़र में यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू की ज़रूरत नहीं है। अब ट्रांसफ़र में जुडिशियल रिव्यू की ज़रूरत क्यों नहीं है? पहली बात ये है, यहाँ पर अपॉइंटमेंट में जुडिशरी की ही प्राइमेसी है, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव की प्राइमेसी नहीं होती। यहाँ पर जो कलेजियम रिकमेंडेशन देता है, तो जो कलेजियम होता है बेसिकली वो जजेस से ही बना होता है। तो यहाँ पर जुडिशरी की प्राइमेसी है ओवर द अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस। तो जब यहाँ पर जुडिशरी की ही प्राइमेसी, तो अपने आप ही यहाँ पर एक जुडिशियल एलिमेंट इंक्लूड हो गया, तो इसके लिए उसके बाद ज़रूरत नहीं होती कि इसका भी जुडिशियल रिव्यू हो। इसीलिए यहाँ पर जो भी ट्रांसफ़र होता है उसमें कोई भी जुडिशियल रिव्यू का कोई मैटर आता ही नहीं है। लेकिन आज ये ज़रूरी है कि जब ऐसे सवाल उठाए जाते हैं कि यहाँ पर हार्डशिप पोस्टिंग की
वजह से यहाँ पर पोस्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि जो कलेजियम है वो कोई भी अगर डिसीजन लेती है तो वो ट्रांसपेरेंटली बताए कि उसने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। द ऑब्जेक्टिव हियर इज नॉट टू क्वेश्चन द कलेक्टिव विजडम ऑफ द कलेजियम बट व्हेन द जुडिशरी मिसेस नो अपॉर्चुनिटी टू अपहोल्ड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो यहाँ पर जब जुडिशरी बेसिक स्ट्रक्चर की बात करती है कि यहाँ पर जुडिशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है, तो यहाँ पर ये भी ज़रूरत है बताने की बताने की यहाँ पर कलेजियम को कि उसने अगर किसी को ट्रांसफ़र किया है तो किस बेसिस पे वो इस डिसीजन पे पहुंची है। क्योंकि ऐसे पिछले काफ़ी टाइमों से ऐसे नोशंस होते कि इस जज को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया गया क्योंकि बाइसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर फेवरेटिज्म है। तो ऐसे कोई भी नोशन ना हो तो ज़रूरत है कि यहाँ पर लोगों को ट्रांसपेरेंटली सब कुछ पता होना चाहिए कि कोई डिसीजन क्यों लिया जा रहा है, किसी जज को यहाँ पर क्यों एलिवेट किया जा रहा है, क्यों नहीं एलिवेट किया जा रहा है। आगे हम चलते हैं द साइलेंस ऑन सेक्सुअलिटी। अब यहाँ पर ये बात की गई है कि यहाँ पर जो हमारी सोसाइटी है उसमें सेक्सुअलिटी के बारे में कॉन्वर्सेशन नहीं होती, बातचीत नहीं होती। अगर सेक्सुअलिटी के बारे में बातचीत नहीं होगी तो उसके वजह से जो हमारे बच्चे हैं वो और ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे ऐसी प्रॉब्लम्स के चलते। तो इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अब बच्चों से जब सेक्सुअलिटी के बारे में उनके पेरेंट्स नहीं बात करेंगे, स्कूल में उनके ऐसी कोई एजुकेशन नहीं दी जाएगी, तो उनको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? उनको इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इसके अलावा उनको अपने फ्रेंड से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो जो उनको ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी बेसिकली वो इनएक्यूरेट होती है या तो आर्केइक सोर्सेज से होती है। जब वो इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं तो उसकी वजह से ही उनके जो आगे के डिसीजंस हैं वो गलत होने लगते हैं। जैसे जनवरी में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ उसी को माना जाएगा अगर यहाँ पर डायरेक्ट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट है। तो इन जनवरी अ बॉम्बे हाईकोर्ट जज डिसमिस्ड अ केस ऑफ अ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़। तो उन्होंने एक सेक्सुअल अब्यूज़ के केस को डिसमिस कर दिया था ये कहते हुए कि ग्रोपिंग विदाउट टेकिंग ऑफ क्लोथ्स इज नॉट अब्यूज़, क्योंकि यहाँ पर स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए कि इंटेंट क्या है अक्यूज़ का। यहाँ पर स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट हुआ है या नहीं हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि इंटेंट क्या है अक्यूज़ का। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पहली बात तो इंपॉर्टेंट ये है कि लोगों में सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि यहाँ पर हमें देखना क्या है। तो यहाँ पर हमें इंटेंट ऑफ द अक्यूज्ड देखना है। तो दिस इज वर्ड्स व्हेन द विक्टिम सर्वाइवर इज अ चाइल्ड बिकॉज ऑफ आवर एजम्पशंस अबाउट हु कैन मेक डिसीजंस ऑन वंस ओन बॉडी। तो अभी हमें लगता है कि हमारी बॉडी ऑटोनॉमी होनी चाहिए, हमें डिसाइड करना चाहिए कि हमें अपने बॉडी के रिगार्डिंग क्या डिसीजंस लेने हैं। लेकिन बच्चों के डिसीजन कौन लेता है? तो बच्चों के मेनली डिसीजंस उनके गार्जियंस लेते हैं। तो जब बच्चों के गार्जियंस ही डिसीजंस लेते हैं तो उनकी बॉडी ऑटोनॉमी को तो कोई सवाल होता ही नहीं है कि उनसे। तभी जो पॉस्को एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, वो ये मानता है कि 18 से पहले यहाँ पर किसी के साथ कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है तो बेसिकली यहाँ पर उसकी कंसेंट नहीं थी। तो विच शिफ्टेड this assumption is reflected in the Protection of Children from Sexual Offences Act, which shifted who can provide consent. It is pre-assumed that a person under 18 can never consent to any sexual activity, क्योंकि 18 साल से पहले हमारे यहाँ जो भी बच्चों के डिसीजन होते हैं वो उनके पेरेंट्स या उनके गार्जियंस लेते हैं। इसीलिए यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट में माना गया कि 18 से पहले कोई भी यहाँ पर जो कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो इसमें कंसेंट नहीं मानी जाएगी। फिर अगर हम देखें कि हमने लेजिस्लेशन तो लिया, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट तो लिया है, क्या उसकी वजह से सेक्सुअल ऑफेंसेस कम हुए हैं बच्चों में? तो ऐसा नहीं है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डेटा से हमें ये पता चलता है कि 2016 से लेकर 2020 तक जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस हैं वो 36,000 से बढ़कर यहाँ पर 47,000 लगभग हो चुके हैं और ये 31% इंक्रीज़ है। तो हम देख रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन से तो कुछ नहीं हो रहा है कि हम एक्ट ले आए, लोगों को प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सेक्सुअल ऑफेंसेस हो रहे हैं। तो हमें यहाँ पर अपने बच्चों के साथ कॉन्वर्सेशन करने की ज़रूरत है। तो स्टडीज़ ने ऐसा शो किया है कि अगर यहाँ पर कॉम्प्रहेंसिव सेक्सुअल एजुकेशन बच्चों को दी जाएगी तो एक ऐसा कल्चर होगा जिससे सेक्सुअल वायलेंस जो है वो प्रिवेंट किया जा सकता है। तो बट द पार्ट टू प्रोवाइडिंग चिल्ड्रन, लेकिन बच्चों को ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करने में अभी भी बहुत ज़्यादा हर्डल्स है। हमारे यहाँ जो सोसाइटी वो इतनी ज़्यादा इक्विप्ड नहीं है, तो यहाँ पर सोसाइटी को और ज़्यादा इक्विप्ड होने की ज़रूरत है। बच्चों को यहाँ पर सेक्सुअल एजुकेशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। इसकी वजह से जो सेक्सुअल ऑफेंस है वो तो कम होंगे ही होंगे, इसके अलावा जो बच्चे हैं उनको उनकी बॉडीज़ के बारे में और ज़्यादा पता चलेगा। तो एज अप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस डू एग्जिस्ट एंड मस्ट बी सॉट टू नॉट ओनली प्रिवेंट वायलेंस इन देयर लाइव्स एज चिल्ड्रन बट ऑल्सो बिल्ड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर बॉडीज़। आई होप आपको ये सब समझ आ रहा हो। अब यहाँ पर जो चाइना के प्रेसिडेंट और जो यूएसए के प्रेसिडेंट है उनकी मीटिंग हुई, तो मीटिंग में कुछ खास तो निकल के मुझे यहाँ पर दिख नहीं रहा है। तो वाइल जी जिनपिंग वांट दैट चाइना वुड रिस्पॉन्ड टू प्रोवोकेशंस ऑन ताइवान, तो यहाँ पर ताइवान अगर प्रोवोक करेगा तो जो चाइना वो रिस्पॉन्ड करेगा। बाकी इन्होंने नॉर्थ कोरिया के बारे में बात की, अफगानिस्तान, ईरान, ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स, ट्रेड एंड कॉम्पिटिशन, और ज़्यादातर जगह इन्होंने डिसएग्री किया। फॉर एग्जाम्पल ताइवान के इशू में यहाँ पर चाइना के प्रेसिडेंट ने यूएस को बोला है कि आप चाइना की रिजॉल्व को टेस्ट मत करो इस इशू में,
हम चाहते हैं कि पीसफुल रीयूनिफिकेशन हो। ट्रेड के बारे में भी कोई डिसीजन नहीं निकल के आया है। यहाँ पर जो चाइना ह्यूमन राइट्स वायलेशन करता है उइघर्स मुस्लिम्स का, उसके बारे में भी यहाँ पर कोई भी बात नहीं की गई। यहाँ पर चाइना ने बोला कि हम नहीं चाहते कि हमें कोई बाहर का आकर आउटसाइडर हमें लेक्चर करे कि हमें अपने ह्यूमन राइट्स को कैसे बचाना है। बाकी क्लाइमेट पे ही यहाँ पर बात की है कि दोनों कंट्रीज़ मिलकर काम करेंगे। अब फाइज़र ने एक डील अनाउंस की है, जो इन्होंने कोविड-19 ट्रीटमेंट के लिए जो पिल बनाई है, बेसिकली वो अब कंट्रीज़ में मिलना शुरू हो जाएगी। वो कैसे शुरू हो जाएगी? क्योंकि इन्होंने एक एग्रीमेंट किया है। तो फाइज़र विल ग्रांट अ रॉयल्टी फ्री लाइसेंस फॉर द पिल टू द मेडिसिन्स पेटेंट पूल। तो यहाँ पर जो मेडिसिन पेटेंट पूल है, नॉन प्रॉफिट बैक्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस, तो इनको रॉयल्टी फ्री लाइसेंस दे दिया गया है। अब जो मेडिसिन्स पेटेंट पूल है, ये क्या करेंगे? ये सब लाइसेंस की फॉर्म में मैन्युफैक्चरर्स को दे देंगे। जब सब लाइसेंस की फॉर्म में यहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स को दे दिया जाएगा, तो यहाँ पर जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको फाइज़र का फॉर्मूला मिल जाएगा ड्रग के लिए, और वो ड्रग को बनाकर यहाँ पर जो भी यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज़ है अफ्रीका और एशिया में, वहाँ पर बेच सकते हैं। आगे चलते हैं हम। यहाँ पर S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि हमने रशिया से लिया है। तो रशियन ऑफिशियल सेड इन दुबई ऑन संडे दैट डिलीवरी ऑफ द S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, 5 ऑफ विच फॉर बॉट बाई इंडिया फ्रॉम रशिया इन 2018। तो अब इसकी डिलीवरी शुरू हो गई है। कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड एंड पोटेंट एयर डिफेंस सिस्टम, तो मोस्ट एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। जो S-400 है उसके पास सारी कैपेबिलिटी है। ये ऑलमोस्ट हर अटैक से बचा सकता है, एरियल अटैक्स इंक्लूडिंग ड्रोन्स, मिसाइल्स, रॉकेट्स एंड इवन फाइटर जेट्स। हाउ डज इट वर्क? अब ये कैसे काम करता है? तो बेसिकली एरियल थ्रेट कोई भी अगर अप्रोच कर रही होती है तो ये उसको डिटेक्ट कर लेता है। तो S-400 डिटेक्ट्स एन एरियल थ्रेट अप्रोचिंग द एयर डिफेंस बबल। उसके बाद उसकी ट्रेजेक्ट्री को यहाँ पर कैलकुलेट करता है और मिसाइल्स को भी फायर कर देता है उसको काउंटर करने के लिए। तो कैसे काम करता है? तो कोई भी यहाँ पर थ्रेट आ रही हो तो पहले उसको डिटेक्ट करेगा, उसके बाद ये ट्रेजेक्ट्री कैलकुलेट करेगा कि कितनी ट्रेजेक्ट्री की दूर ये थ्रेट है, उसके बाद यहाँ पर मिसाइल्स को भी फायर कर देगा टू काउंटर इट। अब जैसे आयरन डोम के बारे में आपने सुना होगा, जब इसराइल और गाज़ा में यहाँ पर लड़ाई हो रही थी तब आयरन डोम यहाँ पर इसराइल यूज़ कर रहा था। तो वैसे ही बस इसकी रेंज थोड़ा बढ़ा दो तो वैसे S-400 काम करेगा। तो ओनली S-400 हैज़ द कैपेसिटी टू प्रोटेक्ट अ मच लार्जर एरिया फ्रॉम थ्रेट्स दैट आर मच फार्दर। अब यूएस के क्या कंसर्न्स हैं? तो यूएस का यही है बेसिकली कि आप रशिया के साथ डील मत करो। तो देयर आर सेवरल रीजंस। यूएस ये चाहता है कि हम रशिया के डिफेंस सिस्टम के ऊपर अपनी डिपेंडेंस खत्म करते। तो यूएसए बेसिकली एक एक्ट लेकर आया था, कार्ड्स काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। तो उसके तहत ये जो यूएस है, अगर कोई भी यहाँ पर रशिया से डील करेगा तो जो यूएस है बेसिकली उसके ऊपर सैंक्शंस लगा देगा। लेकिन जो इंडिया है वो यूएस का थोड़ा इंपॉर्टेंट एलाई है, तो हो सकता है कि यूएस हमारे ऊपर सैंक्शंस ना लगाए और हमें वेवर दे दे। यहाँ पर सीप्री की एक रिपोर्ट आती है। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि सीप्री है, वो ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म इंपोर्ट्स के ऊपर एक रिपोर्ट निकालता है। तो उस रिपोर्ट से कुछ बातें पता चली हैं। पहली बात ये, जो आर्म्स इंपोर्ट है इंडिया के वो डिक्रीज हो गए बाई 33% बिटवीन 2011 एंड 15 एंड 2015-16। जो रशिया हमारा लार्जेस्ट सप्लायर था 2011 से लेकर 2015 में, लेकिन जो रशिया की डिलीवरीज है इंडिया में वो लगभग 53% से ड्रॉप हुई हैं। इसके अलावा 2011 से लेकर 15 तक यूएसए हमारा सेकंड लार्जेस्ट आर्म सप्लायर था, लेकिन बाद में जो यूएसए की रैंक है लार्जेस्ट आर्म सप्लायर में वो 4th नंबर पे आ गई। तो इंडिया जो है यूएसए से जो भी यहाँ पर डिफेंस की इक्विपमेंट इंपोर्ट करता है तो वो 4थे नंबर पे आता है। बाकी कार्ड्स एक्ट मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर कोई भी डील करेगा तो जो यूएसए है उसके ऊपर सैंक्शंस लगा देगा। तो ईरान, रशिया, नॉर्थ कोरिया, इससे कोई भी डील करेगा तो यहाँ पर यूएसए सैंक्शंस लगा देगा। लेकिन यूएसए के प्रेसिडेंट के पास यहाँ पर पावर होती है कि वो वेव ऑफ कर सकते हैं। अब दिमासास कौन है? तो दिमासास और दिमासा कचारीज आर द अर्लीस्ट नोन रूलर्स एंड सेटलर्स ऑफ असम एंड नाउ लिव इन दिमा हसाओ, कार्बी एंगलोंग, कचार, होजाई एंड नगांव डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सेंट्रल एंड सदर्न असम एंड पार्ट्स ऑफ नागालैंड। तो बेसिकली ये जो दिमासाज हैं अर्लीस्ट नोन रूलर्स है, और ये माना जाता है कि अहोम रूल से पहले जो दिमासा किंग्स थे वो डिसेंडेंट्स हुआ करते थे कामरूप किंगडम के। तो यहाँ पर जो दिमासाज हैं अहोम रूल से पहले यहाँ पर डिसेंडेंट्स हुआ करते थे, कामरूप किंगडम थे, और इन्होंने बहुत सारे असम के पार्ट को यहाँ पर रूल किया था लगभग 13 से लेकर 16th सेंचुरी में। देयर अर्लीस्ट हिस्टोरिकली नोन कैपिटल वॉज दीमापुर, जो अब नागालैंड में, तो इनकी जो कैपिटल थी वो दीमापुर हुआ करती थी, लेकिन जो दीमापुर है वो अब नागालैंड में चला गया है। तो दिमासाज आपको पता होना चाहिए कहाँ के सेटलर्स है, असम के सेटलर्स है और ये कहाँ पर रहते हैं। बाकी हम आगे चलते हैं। यहाँ पर ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में न्यूज़ है, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब यहाँ पर जनरेशन कंपनीज को बोल दिया गया है कि वो रिन्यूएबल पावर को डिस्कॉम्स को बेच सकती हैं अंडर थर्मल डील्स। तो थर्मल पावर जनरेशन कंपनीज विल नाउ बी एबल टू सप्लाई रिन्यूएबल एनर्जी अंडर एग्जिस्टिंग पावर परचेज एग्रीमेंट विद डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अंडर द रिवाइज गाइडलाइंस इशूड बाई द न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री। तो यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर ने पंचामृत में एक टारगेट ये दिया है कि हमें अपनी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट करना है। तो उसके लिए ये बहुत यूजफुल होने वाला है कि जो थर्मल पावर जनरेटर कंपनीज हैं वो अब रिन्यूएबल एनर्जीज को भी बेच सकती हैं अंडर द पावर परचेज एग्रीमेंट। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।